हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके लेक्चर्स को, कि क्या होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसमें जो भी चैप्टर्स रहेंगे आपके वो सारे आगे आने वाली वीडियोस जो रहेगी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी चैनल पर, उसमें वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन इसकी एमसीक्यूज वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा। लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है या ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है तो भी आपको मेन उसकी थ्योरी पढ़ना, उसके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लेक्चर सब आप लोग के रहेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। तो अर्थशास्त्र को सबसे पहले समझने मेन तो आपकी होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अब कई तरह की होती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि आपके सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो पहले हम उसके बारे में समझेंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। जब तक हम इकोनॉमिक्स को नहीं समझेंगे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी नहीं समझ पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो अर्थशास्त्र की अलग अलग तरह की डिफिनेशंस दी हैं अलग अलग जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन लोगों ने। तो यहाँ पर इसको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो माना जाता है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो एडम स्मिथ जो थे उनको माना जाता है कि एडम स्मिथ ने उनकी एक बुक थी, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट बुक का नाम आएगा, आपसे पूछेगा कि ये बुक किसकी है। तो कौन सी बुक थी इनकी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कब दी थी इन्होंने? 1776 में दी थी। इससे पहले भी अर्थशास्त्र जो थी बहुत तरह से बहुत लोगों ने डिस्क्राइब करी थी। जैसे कि अर्थशास्त्र को एक बुक कौटिल्य ने ही लिखी है, अर्थशास्त्र उनकी बुक का नाम है, कौटिल्य की बुक का अर्थशास्त्र एग्जैक्टली नाम ही है। तो यहाँ पर लेकिन जो 1776 के बाद से जो जिस रूप में अब हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं वो जो दिया था वो एडम स्मिथ ने दिया था, इसीलिए इनको इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ ही हो जाएंगे। तो अलग अलग तरह के अर्थशास्त्रियों की अलग अलग विचारधारा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो किया जाता है इकोनॉमिक्स की डिफिनेशंस का। तो धन संबंधी यानी कि वेल्थ डिफिनेशंस है, कल्याण संबंधी है, दुर्लभता संबंधी, इच्छा विलोप संबंधी और विकास संबंधी, और भी इसको क्राइटेरिया अलग डिवाइड और भी तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर जो धन संबंधी होती है वेल्थ डिफिनेशंस होती हैं, ये किसने दी थी? एडम स्मिथ, जेबी से और जे स्मिथ, इनके द्वारा दी गई थी। क्या कहा था आइए डिटेल में देखते हैं। जो वेल्थ डिफिनेशंस दी थी उसमें उन्होंने माना था कि जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स है, क्योंकि अर्थ और शास्त्र इसके बेसिस पे उन्होंने माना था कि ये धन का ही विज्ञान है। यानी कि वो सारी क्रियाएं, वो सारी एक्टिविटीज जो धन प्राप्ति के लिए, धन के लिए, वेल्थ के लिए की जाती हैं, वो सब इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो उन्हीं ने अपनी बुक का भी नाम, इसीलिए उनकी जो बुक थी, फर्स्ट बुक थी, उसका नाम था राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज। तो अभी मैंने आपको बताया जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये उनकी बुक का नाम था। अब इस बुक में उन्होंने क्या कहा था मेनली? तो उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वो अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। यानी कि अर्थशास्त्र में हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उस चीजों की नॉलेज लेते हैं जो किसी भी देश के, किसी कंट्री के कौन कौन से उनके पास ऐसी संपदाएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि धन के स्वरूप की हैं, जो वेल्थ है यानी मनी के उसकी है, नेचर की है उनके, और किस तरह से उसको प्राप्त किया जाता है, किस हिसाब से आती है वो, उसका ही अध्ययन किया जाता है। तो वो हो जाता है अर्थशास्त्र। जो वेल्थ डिफिनेशंस है उनमें ये बात कही गई है। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी बुक उनकी। तो बुक का नाम भी इसका याद जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूजन में बोले तो उन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान होता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसके अलावा और भी इनके समर्थक रहे हैं जो भी मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक धन का ही विज्ञान है, यानी कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन के बारे में ही बातचीत की जाती है, उसी के बारे में पढ़ा जाता है, उसी उद्देश्य से अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है। कौन थे? जेबी से थे, उन्होंने डिफिनेशन दी। वॉकर थे, जे एस मिल थे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है तो आपसे यही पूछेगा कि एडम स्मिथ के अलावा और कौन से अर्थशास्त्री हैं जो कि मानते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस में किसी का भी नाम हो सकता है, सबका भी हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब इन डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या विशेषता होती है अर्थशास्त्र को हम धन का विज्ञान माने?
तो अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जाती है, यानी कि इकोनॉमिक मैन माना जाता है कि जो व्यक्ति हैं जितने भी काम करते हैं वो सिर्फ धन प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं। उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, धन कमाने में होता है। वो उसी भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। तो मेन उनका ऑब्जेक्टिव या धन जो लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज है सबको कुछ नहीं करने का जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है, पर्पस है, वो धन कमाना हो जाएगा। दूसरा है कि अर्थशास्त्र अध्ययन के अंतर्गत इस बात को भी मान लिया गया था कि राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति के समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है कि अगर व्यक्ति समृद्ध होगा तो राष्ट्र भी समृद्ध होगा। तो ये एक तरह की पूंजीवादी विचारधारा की तरफ लेके जा रहा है कि अगर देश में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा धन होगा, उनके हाथों में धन केंद्रित होगा, तो वहाँ पर राष्ट्र भी ज्यादा अच्छे से प्रॉस्पेरिटी देश में भी रहेगी। फिर है धन के अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु, यानी धन जो है अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। जैसे कि धन का विज्ञान ही मान लिया तो मतलब अर्थशास्त्र चारों तरफ रूप से धन से घिरा हुआ है, धन ही चारों तरफ से चक्कर लगा रहा है, एक तरह से ये समझ लीजिए। फिर आ जाएगा हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सभी सुखों की प्राप्ति के लिए धन को प्रमुख साधन माना गया, जो कि आज के टाइम में माना जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? सब कुछ हम नहीं खरीद सकते धन से। हाँ, वेल्थ से, मनी से हम एक अच्छी लाइफ को जरूर जी सकते हैं, लेकिन हर चीज को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। ये आज के टाइम में भी सच है। तो यहाँ पर ये जो डिफिनेशंस तो उन्होंने दे दी, उसकी जो है उन्होंने विशेषताएं भी हमने समझ ली। अब इसकी जो दूसरे अर्थशास्त्री आए उन्होंने आलोचना करी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्या क्रिटिसाइज किया गया ये देखते हैं। तो इन्होंने जो क्रिटिसाइज किया इसमें सबसे पहले ये माना कि भौतिकवाद की प्रधानता, कि इस तरह की जो डिफिनेशंस होती हैं मटेरियलिस्टिक डिफिनेशंस होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आज के टाइम में हम जो अपने आसपास की सुख सुविधाएं हैं, अपने आसपास की विलासिता वाली चीजें हैं, उनसे अट्रैक्ट रहते हैं। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है, अभी जो आप अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, कल को अगर आपकी और अच्छी नौकरी लग जाती है तो आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो आपका लाइफ स्टाइल फौरन चेंज हो जाएगा। अभी आप अपना एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, आप फौरन आईफोन पे स्विच कर जाएंगे, उसके और लेटेस्ट वर्जन पर स्विच कर जाएंगे। क्या है, जैसे ही आपके पास पैसा आने लगता है आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं और आप एक जो बेसिक नीड्स होती है उससे बाहर निकल कर लग्जरी चीजों की तरफ ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। तो वही चीज हो जाती है कि मानव जीवन क्या है, बहुत वस्तुओं का ही स्थान हो जाता है, बाकी सारी चीजें जो होती है वो पीछे रह जाती है। जबकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सर्विस के लिए भी किए जाते हैं, जैसे अध्यापक है, टीचर है, आपको पढ़ा रहा है, उससे पैसे नहीं मिल रहे, उसको टीचिंग का काम वो कर रहा है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। टीचिंग वो नॉर्मली आपको कुछ चीजों को पढ़ा देगा, कुछ चीजों रटा देगा तो भी उसका काम खत्म, लेकिन वो आपको कुछ चीजों को और बता रहा है, चीजों को समझा रहा है, जीवन की एक ज्ञान दे रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उसको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। टीचिंग करना हर किसी का लिए इम्पोर्टेंट, टीचिंग हर कोई नहीं कर सकता, वही व्यक्ति कर सकता है जो एक सर्विस है, सेवा भाव भी अपने अंदर रख रहा है। अच्छे टीचर्स जितने भी हैं आपने देखा होगा कि वो मेन अपनी पढ़ाई से हटकर भी बहुत कुछ आपको लाइफ में सिखा जाते हैं, इसीलिए गुरु का स्थान काफी ऊपर माना भी जाता है। तो डॉक्टर है, डॉक्टर को तो भगवान की संज्ञा दी जाती है कि जो है भगवान के बाद अगर कोई जीवन को बचा सकता है तो डॉक्टर माना जाता है। वकील है या फिर इन सारी सेवाएं जो होती हैं एक ऐसी सेवाएं हैं जो सिर्फ धन प्राप्ति के अलावा भी बहुत से उद्देश्यों से की जाती हैं, तो उसमें मेन तो समाज सेवा हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ धन के चारों तरफ ही केंद्रित नहीं हो सकती अर्थशास्त्र। फिर है धन संग्रह को प्रमुख स्थान, मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ। इसे ये माना जाता है कि व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य क्या है, धन प्राप्त करना ही होता है। तो उसके लिए समझ लीजिए कि व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति ना रहकर के एक आदमी जो है वो धन व्यक्ति के लिए हो जाएगा, पूरी तरह से उसके ही लोभ भावना में या उसी के लिए पीछे भागने लगना। जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि सही गलत को किनारे रखकर हर कोई सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में भागा चला जा रहा है, तो ये भूल जाता है कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। तो हम अगर धन को ही सब कुछ मान लेंगे, पैसे को ही सब कुछ मान लेंगे, तो कहीं पर मानवता है, नैतिकता है, बहुत पीछे छूट जाएगी। इसमें इन्होंने बहुत सी और भी आलोचक जो थे उन्होंने कहा था कि कुबेर की पूजा का शास्त्र दिया था, दुग्धाई शास्त्र, रोटी मक्खन का शास्त्र, घड़ विज्ञान, इन सब नामों से भी जाना भी उन्होंने इसको संबोधित किया था, कहा था। फिर आ जाता है आर्थिक मनुष्य की कल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, कि आदमी को एक आर्थिक मनुष्य मान लिया जाएगा कि जो व्यक्ति है एक तरह से पूरी तरह से इकोनॉमिक मैन है, वो सारे काम जो कर रहा है वो सिर्फ पैसे की दृष्टि से ही कर रहा है। तो उसमें देश प्रेम है, विश्व बंधुत्व है, दया है, मातृभाव है, ये सारी इमोशंस जो है वो कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर आ जाता है धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में करना, नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर जो हम धन की बात कर रहे हैं तो आप उसको हम बहुत ही एक नैरो क्षेत्र उसका किए दे रहे हैं, लिमिटेड एरिया किए दे रहे हैं।
और हम उसमें ही उसको देखना है कि मेन हमारा काम है कि हमने काम किया और उससे हमें पैसे मिले, उसको हमने खर्च किया, अपनी आवश्यकता को पूरा किया, फिर दोबारा हम कमाने के लिए जुट गए। तो सिर्फ इतना ही जीवन नहीं होता ना, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको शामिल किया जाता है। तो ये हो जाएंगे। इसके क्रिटिसाइज जिन लोगों ने किया था कि सिर्फ अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान ही नहीं है। तो इस क्रिटिसिज्म के बाद जो निकल करके अलग डिफिनेशंस आई, तो वहां पर आई विचारधारा मानव कल्याण की। जब मानव कल्याण की विचारधारा आई तो वहां पर वेलफेयर डिफिनेशंस दी गई। 19वीं शताब्दी में इसको क्रिटिसाइज किया गया था, धन संबंधी जो विचारधारा थी। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही मार्शल एक ऐसे अर्थशास्त्री थे, इनका पूरा नाम एल्फ्रेड मार्शल है। एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने क्या किया, जो एडम स्मिथ के टाइम से जो धारणा चली आ रही थी कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, उसको उन्होंने बदला। और उन्होंने अपनी जो एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको भी याद रखिएगा किसकी बुक थी, मार्शल की। कभी कभी मैचिंग में भी ये दे देता है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा। इसको ये पब्लिश कब हुई थी, 1890 में। अब वो बुक जो थी 1776 में लिखी थी एडम स्मिथ ने, तब से वो धारणा चली आ रही थी। कब परिवर्तित हुई, 1890 में, जब मार्शल आए। मार्शल ने मानव कल्याण संबंधी विचारधारा लाई। इन्होंने क्या कहा था कि जो पूर्व अर्थशास्त्री थे उन्होंने धन को साध्य एंड मान लिया था, मतलब अंत है। तो उन्होंने कहा था कि जो धन है वो सिर्फ साध्य एंड नहीं है, वो एक साधन की तरह है। आप उसका यूज कर सकते हैं चीजों को और बेहतर बनाने में, अपने जीवन को एक बेहतर बनाने में। वो अंत नहीं होता व्यक्ति के जीवन का। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि धन साध्य नहीं है वरन साधन है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अक्सर। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि धन को साधन के रूप में किसने माना, या ये बात किसने कही थी कि धन साध्य नहीं है वरन साधन है। यानी कि धन जो है वो एंड नहीं है, सिर्फ एक मीन्स है, साधन मात्र है अपने लाइफ को और अच्छा और बेहतर बनाने का। तो ये हो जाएंगी कल्याण संबंधी। अब इनकी डेफिनेशन के बारे में उन्होंने बताया है, किस बुक में दी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इनकी बुक अपनी, उसमें इन्होंने दी है। क्या कहा है कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से होता है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। मतलब कहने का इनका ये है कि अर्थशास्त्र जो है उसमें उन सारी क्रियाओं का, उन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं जो कि मनुष्य के ज्यादा अच्छा जीवन जीने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए आवश्यक होती हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, उन्होंने माना है कि मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उसमें सिर्फ उन्हीं कार्यों की बात की गई थी जो कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से थे। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इसमें इन्होंने माना है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित साधारण क्रियाकलापों का अधिक महत्व दिया है। ऐसे क्रियाकलाप जो धन कमाने और उसके प्रयोग करने से संबंधित है। धन कमाने की बात इन्होंने भी कही, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक अंत ना मान लो धन कमाने को, कि सिर्फ हमारा पर्पस लाइफ का एक ही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, मनी कमानी है। इन्होंने क्या कहा था कि आर्थिक क्रिया जो होती है उसका संबंध उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से स्थापित किया जाता है। यानी कि इन चारों चीजों को भी इन्होंने शामिल किया था। इन्होंने क्या कहा था, धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दो, कि मोर स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ मैन। ये देखना कि व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं, उन सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ना कि सिर्फ एक धन कमाने के पीछे भागते रहो। उसके बाद है कि वास्तविक एवं साधारण मनुष्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ रियल एंड एवरेज मैन। उसमें उन्होंने एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली थी, इकोनॉमिक मैन माना था, लेकिन उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति सिर्फ धन की प्रेरणा से ही कार्य नहीं करता है, उसकी लाइफ में और भी बहुत सी चीजें होती है, बहुत से इमोशंस होते हैं, वो सबको जीता है। तो हमें एक साधारण, एक नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात करनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को देखना चाहिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसके क्रियाकलापों को समझना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जन्म, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, उसमें माना गया था कि धन का विज्ञान है। इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात कही है। फिर आ जाता है कि व्यक्ति के सामाजिक कार्यों का अध्ययन करना, अर्थशास्त्र विज्ञान व कला के रूप में। इन्होंने माना था कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट बोथ, कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान भी है, कला भी है। यानी कि विज्ञान बताता है हमें कि क्या होना चाहिए, कोई चीज कैसी होनी चाहिए, और कला हमें बताती है कि किस तरह से हमें उसको करना है। यानी कि कला किसी काम को करने का एक तरीका हमको बताती है, आर्ट जो है हमें बताती है कि कोई भी कार्य है हम उसे कैसे करें, कैसे उस कार्य को पूरा कंप्लीट करें, और विज्ञान हमें बताती है कि क्या कार्य कैसा होना चाहिए।
तो जो अर्थशास्त्र है वो दोनों ही काम करती है, बताती भी है और किस तरह से करना है वे भी हमें बताती है। इसमें भी इन्होंने अर्थशास्त्र को दो तरह से बांटा है। एक हो जाता है कि वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान जो है वो सिर्फ हमें एक समझ लीजिए एक उदाहरण बता देती है कि ऐसा होना है, और वास्तविक विज्ञान जो है किस तरह का होता है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, क्रमबद्ध अध्ययन होना, उसके कारण और जो प्रभाव है उनका आपस में जो है संबंध को जानना, ये सारी चीजें जो होती है उसमें आती हैं। तो इस तरह से उन्होंने माना है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है और कला भी है। तो ये हो जाएंगे जो कल्याणकारी जो डिफिनेशन दी थी वो मार्शल ने, उसके कुछ जो फीचर्स थे, विशेषताएं थी। अब क्योंकि उसके बाद भी अर्थशास्त्री यहाँ आए, ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही, तो उन्होंने इनकी परिभाषाओं की भी क्या की है, आलोचना करी है। कौन थे? मार्शल की परिभाषा की जो आलोचना थी, क्रिटिसाइज किया गया था। तो आगे जो रॉबिन्स आए थे उन्होंने कौन सी परिभाषाएं दी थी, अभी नेक्स्ट हम आगे से पढ़ेंगे रॉबिन्स की। तो वहां पर दुर्लभता की बात उन्होंने कही थी, तो वहां पर उन्होंने इनकी आलोचना करी थी। किस बेसिस पर करी थी? कि मानवीय क्रियाओं को साधारण एवं असाधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं में बांटना अनुचित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज मिसलीडिंग। उन्होंने कहा था कि मानवीय क्रिया जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते एक ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में, क्रियाओं में। फिर आ जाता है कि अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं अपितु मानव विज्ञान भी। उन्होंने कहा था कि क्योंकि कल्याणकारी बात करी गई थी, मानव के ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइफ को इजी बनाया जा सके, उसी पर बेस थी उनकी डिफिनेशन। लेकिन इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ सोशल साइंस पर ही नहीं बल्कि एक ह्यूमन साइंस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें रॉबिन्स ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत समाज में रहने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, जैसे कि सब सीमांत उपयोगिता नियम या उपयोगिता ह्रास नियम आदि गृहस्थी के संबंध में जिस रूप में लागू होते हैं, ठीक उसी रूप में वे एक गुफा में जीवन बिताने वाले साधु महात्मा तथा निर्जन टापू में रहने वाले रॉबिन्स क्रूसो जैसे एकांतवासी व्यक्ति के संबंध में भी लागू होते हैं। अतः सामाजिक और सामाजिक का भेद सही नहीं है। जो व्यक्ति जैसे कि लोग आपस में समूह बना करके गुटों में, आज के टाइम में देखिए तो कम्युनिटी बनी हुई है, सब लोग साथ में मिलकर के रह रहे हैं, ये तो सामाजिक जीवन है। और कुछ साधु संत हैं जो कि ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गाँव में जाते हैं, अपने आगे जाकर के वो लोग तपस्या कर रहे होते हैं, तो उनका जीवन शैली हमारी जीवन शैली से अलग हो जाती है। लेकिन सारे जो अर्थशास्त्र के नियम है, मांग का नियम है, सीमांत दृष्टिकोण है, उपयोगिता ह्रास नियम है, ये सारे नियम उन पर भी उतने ही लागू होते हैं क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम एक सामाजिक ज्ञान को ही लेकर के नहीं चल सकते, इसको दोनों तरह से ही हमें देखना चाहिए। फिर आ जाता है साधनों का भौतिक तथा अभौतिक वर्गीकरण अनुचित है। जैसे कि उन्होंने कहा था मटेरियलिस्टिक, अभी आपने एक शब्द पढ़ा था, इन्होंने कहा था कि एक क्लासिफिकेशन रॉन्ग है, हम उसको अलग से नहीं देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध मानव हित के उन कार्यों से जोड़ा है जिनका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति उनके प्रयोग से होता है। कि इनका अभिप्राय क्या है कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक साधन व भौतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन होगा, ना कि अभौतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों का। तो मार्शल की यह धारणा गलत है क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम भौतिक और भौतिक दोनों ही प्रकार कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या ना हो। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि वो चाहे साधु संत महात्मा हो या फिर एक नॉर्मल समाज में रहने वाला व्यक्ति हो, दोनों पर ही वैसे ही लागू होंगे। रहता है कल्याण की अनिश्चित धारणा, यानी कि अनसर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। कि जो प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने कल्याण को कि मानव कल्याण को सर्वोपरि माना था, लेकिन यहाँ पर कल्याण की अनिश्चित धारणा यानी कि किस तरह का कैसा कल्याण है, किस तरह से जो है मानव को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर किया जा सकता है ह्यूमन सोसाइटी में, तो वो उन्होंने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया था। इसलिए प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसकी कटु आलोचना की है कि सिर्फ भौतिक कल्याण को ही अर्थशास्त्र की धुरी नहीं माना जा सकता। इस तरह से सिर्फ धन को अर्थशास्त्र की धुरी नहीं माना जा सकता, इसी तरह भौतिक कल्याण को भी अर्थशास्त्र की धुरी नहीं माना जा सकता है। फिर आ जाता है परिभाषा का विशेषात्मक ना होगा, वर्णात्मक होना। डिफिनेशन इज नॉट एनालिटिकल बट क्लासिफैक्टरी। मार्शल की परिभाषा क्या है कि वर्ग भेद को जन्म देने वाली है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में साधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों, सामाजिक व्यक्तियों, भौतिक कल्याण के कार्यों का अध्ययन होगा। असाधारण कार्य करने वाले एकांतवादी व्यक्तियों और भौतिक कार्यों का अध्ययन नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी ये डिफिनेशन जो है प्रोफेसर मार्शल की प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग तर्कहीन है, अवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष का अध्ययन किया जा रहा है, ना कि दूसरे पक्ष का भी। यानी भौतिक और भौतिक दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक का अध्ययन। इस तरह से आलोचना की गई है जो प्रोफेसर मार्शल थे उनकी परिभाषाओं की।
अब इनकी आलोचना हुई तो इसके बाद किसकी डिफिनेशन आ गई, जो दुर्लभता संबंधी थी वो ऐसा रॉबिन्स की। अब प्रोफेसर मिल्स ने अपनी परिभाषा में क्या कहा था और उनकी किस तरह से आलोचना की गई, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये इसके हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई और लेक्चर्स पे वीडियोस आपको चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।